नमस्कार, मेरा नाम है अखंड प्रताप त्रिपाठी। क्या उत्तर प्रदेश की राजनीति में अब एक नया अध्याय शुरू होने वाला है, यानी मॉडर्न अध्याय। उत्तर प्रदेश की राजनीति का अब मॉडर्न युग, जिसमें नेता युवा होंगे, मॉडर्न होंगे, जिसमें नेता राजनीतिक दृश्य को आधुनिकता के चश्मे से देखेंगे। हम ऐसा इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि साल 2024 के आम चुनावों ने काफी कुछ बदल दिया है। खासकर उत्तर प्रदेश की राजनीति में काफी कुछ बदलाव आया है। इसमें 4 बड़े चेहरे सामने आए हैं जिसने राजनीति को 180 डिग्री तक घुमा दिया है। अखिलेश यादव और राहुल गांधी को राजनीति विरासत में मिली और साल 2019 के लोकसभा चुनाव में इन्होंने देश की राजनीति में अपनी परफॉर्मेंस भी बेहतरीन करते हुए साल 2024 के चुनाव में बीजेपी को शह और मां दोनों दे दी है। यूपी में मजबूती के साथ खड़ी बीजेपी को इन दोनों लड़कों की जोड़ी ने घुटनों पर ला दिया। इसके पीछे क्या कारण रहे हैं जिसमें डूबती हुई सत्ता की अंतिम स्थिति में पहुंची समाजवादी पार्टी और कांग्रेस, यूपी में उनको संजीवनी बूटी मिल गई है। क्या यूपी में एक नए समाजवाद या नए दलित चेहरे की राजनीति का उदय होने वाला है? और क्या इस चुनाव में 2 बड़े दलित और यंग चेहरों का उदय हो चुका है? यानी हम बात कर रहे हैं चंद्रशेखर आजाद और आकाश आनंद की। वही सबसे बड़ा और गंभीर सवाल जो है वो ये है कि क्या आने वाले यूपी के विधानसभा चुनाव में दलित बनाम दलित, या यूं कहें चंद्रशेखर बनाम आकाश आनंद की तकरार होने वाली है? आज इन्हीं विषयों को लेकर बातचीत करेंगे। इन्हीं विषयों को लेकर कुछ तथ्य आपको जानने को मिलेगा, समझाने की कोशिश करेंगे और बताएंगे कि मायावती की राजनीति और उनके उत्तराधिकारी आकाश आनंद बनाम चंद्रशेखर की लड़ाई में क्या ऐसा तो नहीं हो जाएगा कि कोई उन दोनों की लड़ाई में कोई तीसरा बाजी मार जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। लेकिन अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज लाइक कीजिएगा और शेयर जरूर कीजिएगा। अपने आसपास के लोगों को सब्सक्राइब करवाइए और बहुत सपोर्ट बनाए रखिए। अभी जैसे जैसे राउंड बढ़ेंगे वैसे वैसे जीत का अंतर बढ़ता जाएगा। नगीना से चंद्रशेखर आजाद जो है उनको जीत हासिल हुई। मैं चंद्रशेखर जो लोकसभा का सदस्य निर्वाचित हुआ हूँ, देंगे सर, इसलिए आए यहाँ। Chandrasekhar Azad has won UP's Nagina seat. बीएसपी ने अहम पदों से आकाश की छुट्टी कर दी है। भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। मायावती ने एक बार फिर से आकाश आनंद को फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर बनाया है। 18वीं लोकसभा की शुरुआत हो चुकी है और इस बीच सबसे बड़ी राजनीतिक चर्चा अगर कोई है तो यह है कि बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने आकाश आनंद को बीएसपी का नया नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपना उत्तराधिकारी घोषित कर दिया है। देखिए कितना असहज और हैरान कर देने वाला यह मामला है, क्योंकि महज 45 दिन पहले क्या हुआ था, भीतर 45 दिनों के अंदर ही मायावती का दिल बदल गया। उन्होंने आकाश आनंद को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया है। जरा 45 दिन पीछे एक बार आपको लेके चलता हूं, उसमें क्या हुआ था। जब मई महीने में लोकसभा चुनाव के बीच मायावती ने आकाश आनंद को नेशनल कोऑर्डिनेटर और अपने उत्तराधिकारी के जो उत्तराधिकारी था उन दोनों पदों से उन्होंने हटा दिया था और यह कहकर हटाया था कि आकाश आनंद अभी मैच्योर नहीं है, उनके भीतर उतनी प्रबुद्धता नहीं है जितनी होनी चाहिए। वो देश की राजनीति, देश के मिजाज, काल, परिस्थितियों को समझते थोड़ा कम है। तो ऐसे में आकाश आनंद को इस पद से हटाया जा रहा है। लेकिन जब मौका या यूं कहें वक्त आएगा तो इस पर विचार किया जाएगा। लेकिन 4 जून को चुनावी नतीजे आते हैं, चुनावी परिणाम आता है और परिणाम आने के बाद महज 15 दिन के बाद ही आकाश आनंद की दोबारा से वापसी हो जाती है, उनके पद की बहाली हो जाती है। ये अचरज की बात है ना, और है हो भी क्यों ना कि जिस शख्स ने मुश्किल से 45 दिन पहले जिस शख्स को अमेच्योर कहा था, जो जिसके बारे में कहा था देश के मिजाज को नहीं समझता है, और वो 45 दिन बाद मैच्योर कैसे हो जाता है? मतलब अचानक से आकाश आनंद का डिमोशन और फिर 45 दिन बाद फिर से उनकी बहाली, उनका प्रमोशन हो जाता है।
बात थोड़ी हजम कम हो रही है। आकाश आनंद को बहाल करना और चुनाव प्रचार में रोक लगाना चुनाव मायावती की चुनावी मजबूरी थी या ये जरूरत थी, ये समझने वाली बात है। हालांकि इस मौके पर बशीर बद्र की कुछ लाइनें याद आ गई हैं, वो कुछ पेश करना चाहूंगा कि कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। यानी ये मजबूरियां राजनीतिक थी, पारिवारिक थी, क्या थी कोई नहीं जानता, लेकिन कुछ भी हो सकता है इसके पीछे, लेकिन इसकी इनसाइड स्टोरी बेहद दिलचस्प है। आपको याद होगा कि नगीना से चंद्रशेखर आजाद चुनाव जीतकर संसद में प्रवेश कर चुके हैं, संसद की दहलीज में कदम रख चुके हैं। नगीना के सांसद के रूप में चंद्रशेखर संसद में तो पहुंचे ही, लेकिन चंद्रशेखर के लिए यह मुकाबला बेहद कठिन रहा। नगीना से चंद्रशेखर चुनकर पहुंचे, लेकिन इसके पीछे कठिनाई क्या थी वो भी आपको एक एक करके बताते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इस चुनाव में उत्तर प्रदेश में गठजोड़ में चुनाव लड़ी। लोकसभा चुनाव में दोनों एक साथ मिलकर लड़े। दोनों नेताओं के साथ मिलकर बीजेपी का सामना किया उन्होंने, और यूपी की राजनीति में सबसे बड़े दल के रूप में बनकर दोनों दल उभरे हैं। वहीं नगीना से चंद्रशेखर के सामने एक तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी का गठबंधन था, तो वहीं दूसरी तरफ बीएसपी का। और पिछले लोकसभा चुनाव में क्या हुआ था, वहां पे बीएसपी चुनावी मैदान फतेह करके आई थी, और जो चौथा फ्रंट था उसके बीच में चंद्रशेखर थे, बीजेपी थी, और चंद्रशेखर ने इस बीच डटकर मुकाबला किया, कांटे का मुकाबला हुआ। लेकिन इसके बावजूद चंद्रशेखर 1,51,552 वोटों से चुनाव जीत जाते हैं, और वे बीजेपी के प्रत्याशी को इस चुनावी समर में मात देते हैं। लेकिन इस बीच ये जान लीजिए कि नगीना में किसका कैसा प्रदर्शन रहा है, और इस प्रदर्शन से आगे की छवि बेहतर और साफ नजर आ जाएगी आपको। पहले आपको बता देते हैं क्या क्या स्थिति थी। समाज पार्टी काशीराम से चंद्रशेखर ने कुल 5,12,552 वोट हासिल किए, तो बीजेपी के ओम कुमार को 3,61,079 वोट मिले। अब तीसरे नंबर पर आते हैं। तीसरे नंबर पर आते समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार मनोज कुमार, उनको कुल 1,02,374 वोट मिले। तो वहीं चौथे नंबर पर कौन था, बीएसपी सुरेंद्र पाल से, जिन्हें महज 13,272 वोट मिले। यानी नगीना में बीएसपी का हाल बेहाल रहा। यह हाल बीएसपी का तब हुआ जब साल 2019 के चुनाव में बीएसपी और समाजवादी पार्टी के गठबंधन ने यहां से चुनावी जीत दर्ज की थी, और वो चौथे स्थान पर रही थी, और महज उसे 13,272 वोटों से संतुष्ट होना पड़ा है। मतलब बीएसपी के सिटिंग सांसद को हराकर चंद्रशेखर लोकसभा की दहलीज पर पहुंचे हैं, और इसको लेकर भी बीएसपी के अंदर खुसफुसाहट काफी तेज है, और चंद्रशेखर उस लीग पर हैं, उस राह पर चल रहे हैं जिस पर मान्यवर काशीराम जी चले थे, और वही काशीराम बीएसपी को खड़ा करने में भी सफल हुए थे। लेकिन साल 2024 के चुनाव परिणाम के बाद बीएसपी के हाथों से मुकाबला निकलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि चंद्रशेखर जो है वो बहुत जुझारू नेता है, वो बेबाकी से अपनी बात रखने वाले नेता है। वो लगातार लोगों के बीच रहते हैं, जहां भी दलित उत्पीड़न की खबर आती है चंद्रशेखर कोशिश करते हैं वो खुद पहुंच जाए, वहां पर खुद मौजूद रहें। अगर वो मौजूद नहीं रहते हैं तो वो ये कोशिश करते रहते हैं कि उनकी पार्टी का कोई बड़ा नेता वहां पर पहुंचे, मौजूद रहे। ऐसे में बीएसपी के लिए यह बड़ी चुनौती थी कि चंद्रशेखर की बदौलत कहीं उसकी जमीन खिसक न जाए। हालांकि इससे ज्यादा क्या जमीन खिसकेगी बीएसपी की कि मौजूदा समय में बीएसपी अपने न्यूनतम स्तर पर मौजूद है, अपने ऐतिहासिक निचले स्तर पर बीएसपी मौजूद है। क्योंकि आप खुद आकलन कीजिए कि बहन जी जिस सूबे की 4 बार की मुख्यमंत्री रही, उसी सूबे में उनका कोई भी विधायक नहीं है और ना ही कोई सांसद है। यानी मौजूदा सरकार या विधानसभा या लोकसभा में उनकी कोई भी भागीदारी होती हुई नजर नहीं आ रही है। लेकिन साल 2024 के चुनाव में अगर अंतर देखें तो यह कहा जा सकता है कि मायावती जहां मुखर होकर कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पर हमले कर रही थी, तो वहीं दूसरी तरफ आकाश आनंद लगातार
बीजेपी के खिलाफ मुखर होकर बोलते हुए नजर आ रही थी। साथियों, पिछले 10 साल से भाजपा केंद्र की सरकार में आसीन है और उनसे आप सिर्फ 3 मुद्दों पे बात कीजिएगा कि भाई तुमने हमारे बच्चों की शिक्षा के लिए क्या किया, उन्होंने हमारे युवा साथियों के रोजगार के लिए क्या किया और हमारे बड़े बुजुर्गों की सुरक्षा के लिए क्या किया। साथियों, मैं ये कुछ पॉइंट्स आप पे छोड़ के जा रहा हूं जो आप उनसे जरूर सवाल कीजिएगा। बीजेपी सत्ता में थी और लगातार आकाश आनंद भुखमरी, शिक्षा, गरीबी जैसे मुद्दों को लेकर बात करते हुए नजर आ रहे थे। डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर के उसूलों, विचारों, सिद्धांतों पर चलने की बात कह रहे थे। तो मायावती के शासनकाल में किए गए कामों को लोगों के बीच आकाश आनंद रखते हुए लगातार नजर भी आ रहे थे। तो वहीं बीजेपी पर वो मुख्य तौर पर हमलावर भी थे और इतिहास गवाह है कि बीजेपी के लिए जो भी खरा बोलता है या बीजेपी के लिए जो खतरा होता है वो उसकी आंखों का किरकिरी बन जाता है। और आकाश आनंद तो लगातार बीजेपी के खिलाफ बोलते ही जा रहे थे और हर रैली में मोदी जी के विकास और विकसित भारत के संकल्प वाली जो बात थी उसकी कड़ी खोलकर रख रहे थे। तो ऐसे में बीजेपी के लिए आकाश आनंद परेशानी का कारण तो बन रहे थे और आकाश आनंद के बयान और उनके रैली में उपस्थित होने मात्र से ही बीएसपी का जो कोर वोटर था वो बीते 10-15 साल से जो छिटक गया था वो वापस आने लगा था। लेकिन मायावती के मैच्योर ना होने वाले बयान ने बीएसपी के कोर वोटर्स में एक असहजता पैदा कर दी। जो वोटर्स ये सोच रहे थे कि उन्हें उनकी पार्टी का रहनुमा मिल गया है, वो भी अब दूर छिटकने लगे। कोर वोटर्स में यह संदेश पहले से ही था कि पार्टी बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रही है। तो उनके अंदर एक और संदेश गया कि पार्टी अंदर से हताश है और मुसलमानों के अंदर तो कंफ्यूजन था ही। तो ऐसे में बीजेपी और बीएसपी के गठजोड़ की बात उस वक्त लोगों के मन में चली गई थी और बीजेपी का साथ देना मतलब संविधान को खतरा और आरक्षण को खतरा होना, उस टाइम पे बात चल रही थी और यह संदेश सीधा सीधा लोगों के बीच ही जा चुका था। तो ऐसे में बीएसपी के लिए कंफ्यूजन और हताशा का कॉकटेल बना और बीएसपी के लिए चुनाव में इसका असर भी सिर घुमा देने वाला था। कैडर को संभालने में बहन मायावती काफी परेशान सी नजर आई और ऐसे में उनको संभालने में वो थोड़ी परेशान जरूर रही कैडर को संभालने में और इसी परेशानी के चलते उनका वोट प्रतिशत तो गिरा ही, साथ ही 10 सीटों की जगह वो 0 पर आकर डट गई। हालांकि इस बीच मायावती ने मुसलमानों पर भरोसा जताया, उनको खूब जमकर टिकट बांटे, लेकिन जीत ना होने पर उन्होंने मुसलमानों को लेकर सीधा कह दिया कि आगे से अगर मुसलमानों को टिकट दिया जाएगा तो इसके बारे में हमें काफी कुछ सोचना पड़ेगा। जो ये दर्शाता है कि ये बेहद निराशापूर्ण बयान था, जो बेहद बचकाना बयान था। तो वो वापस मुद्दे पर आते हैं। बीएसपी के कोर वोटर्स और मुसलमानों के बीच ये मैसेज साफ तौर पर था कि बीएसपी बीजेपी की बी टीम के तौर पर काम कर रही है और बीजेपी के खिलाफ दलित और मुसलमानों के बीच पहले से ही यह बात थी कि बीजेपी उनके आरक्षण को खत्म कर देना चाहती है और बीएसपी के टिकट बंटवारे को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस भी लगातार हमलावर थे और आकाश आनंद को हटाने से एक अफरा तफरी की स्थिति अंदर खाने में जरूर साफ दिखी। और दूसरी स्थिति जो बनी वो दिखाई दे रहा था कि मायावती बीजेपी के साथ फाइट में ना तो है और ना ही वो दिखना चाहती है। यानी सीधा मुकाबला बीजेपी से करने की स्थिति में मायावती खुद को देखना तक नहीं चाहती और नहीं चाहती थी और यही कंफ्यूजन जो है बीएसपी के अंदर गया और आज स्थिति आपके सामने है। बसपा को अपने सबसे बुरे दौर से होकर गुजरना पड़ रहा है। अब बात राजनीतिक पटल के दूसरे पक्ष की तरफ कर लेते हैं। यानी एक तरफ आकाश आनंद का डिमोशन, दलितों और मुसलमानों का जाना हो, तो दूसरी तरफ चंद्रशेखर को जनता ने हाथों हाथ ले लिया। तो ऐसे में बीएसपी के लिए आने वाले वक्त को देखते हुए अस्तित्व का संकट तो अब मंडराने लगा है और यह बात बेहद जाहिर है कि चंद्रशेखर उसी वोट बैंक पर दावा
करने वाले हैं, जिस वोट बैंक पर बीएसपी अपना दावा ठोकती हुई नजर आ रही है और लगातार ठोकती हुई नजर आई है, यानी दलित और मुसलमान। ऐसे में बीएसपी के लिए एक बेहतर स्थिति नहीं होगी है। ऐसे में आकाश आनंद की वापसी तो हो गई और आकाश आनंद को दोबारा से उनका ओहदा वापस मिल चुका है। आकाश आनंद को उत्तराखंड के उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारक की लिस्ट में भी शामिल किया गया है और जब इस बात का ऐलान हुआ तो यह माना जा रहा था कि आकाश आनंद की वापसी अब तय हो गई है, लेकिन आकाश आनंद की वापसी इतनी जल्दी हो जाएगी, उनका ओहदा इतनी जल्दी वापस मिल जाएगा, यह किसी ने सोचा नहीं था। यानी आकाश आनंद अब बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर बन गए हैं और बहन मायावती के उत्तराधिकारी भी बन चुके हैं। हालांकि इन सभी के परे देखें तो अब उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद बनाम चंद्रशेखर की लड़ाई होने की बात हो रही है। आकाश आनंद के पास काशीराम मायावती की लेगेसी है, तो वहीं चंद्रशेखर जमीन से जुड़े हुए नेता है। यानी लेगेसी बनाम नए नवेले सांसद का मुकाबला आने वाले वक्त में उत्तर प्रदेश की जमीन पर यह जरूर देखने को मिलेगा। चंद्रशेखर पहली बार लोकसभा पहुंचे हैं, पार्टी के पास चुनाव का कोई तजुर्बा नहीं। चंद्रशेखर की पार्टी के पास चुनाव का कोई तजुर्बा नहीं है, लेकिन चंद्रशेखर खुद एक मुखर नेता है और वो किसी भी बात को लेकर चुप नहीं बैठते। चंद्रशेखर लोगों की परवाह नहीं करते हैं, वो लोगों की परवाह ना करते हुए ये भी अपना बयान भी जारी कर देते हैं और अपनी राय भी देते हैं और यही लोगों को काफी पसंद भी आता है। लेकिन दूसरी तरफ बीएसपी की बात करते हैं तो मायावती शुरू से ही लोगों से बचती रही है। वो गिनी चुनी प्रेस कॉन्फ्रेंस करती हैं और मीडिया का कोई भी साथी उनसे मिलकर उनके विचार या उनसे बात नहीं कर सकता बिना उनकी मर्जी के। मायावती ट्विटर पर भी काफी देर से आई, तो वहीं दूसरी तरफ चंद्रशेखर ने दलित वोटों में अपनी सेंध बनाने के लिए जो पुरानी दलित नीति थी उसको तोड़ दिया है। यानी बीएसपी ने साल 2024 के चुनावी समर की शुरुआत ही नगीना से की थी और आकाश आनंद ने कहा था कि कौन चंद्रशेखर, आपको याद होगा बड़ा वायरल बयान था कि उन्होंने कहा कौन चंद्रशेखर, मैं उनको नहीं जानता, उनकी मेरे सामने हैसियत क्या है। तो वही चंद्रशेखर ने उनको अपना भाई बता दिया था। उन्होंने कहा कि वो मेरे छोटे भाई है। यानी जो आकाश आनंद इस बात का दंभ भर रहे थे कि चंद्रशेखर की औकात क्या है मेरे सामने वो क्या है, उसने बता दिया कि उनकी औकात आखिर है क्या। और वो क्या है, पहली बार लोकसभा चुनाव में हिस्सा लेकर उन्होंने खुद को संसद की दहलीज पर पहुंचा दिया है और बीएसपी को जवाब भी दे दिया है। और चंद्रशेखर के संसद में पहुंचते ही आकाश आनंद, मायावती और समूचे बीएसपी कैडर में खलबली मच गई है। आपको यह भी बताते चलें कि यूपी के दलित वोट बैंक पर अब दो लोग अपनी दावेदारी कर रहे हैं। पहला चंद्रशेखर आजाद और दूसरा आकाश आनंद। यानी इस बीच संभावनाओं का जो बाजार है, दलित और मुस्लिम वोट बैंक को लेकर जो बाजार है वो गर्म हो गया है। पहली संभावना है कि दोनों नेता अपनी अपनी राजनीति करें और अपने अपने वोट बैंक को अपने साथ रखें। तो वहीं दूसरी संभावना और काफी रोचक संभावना है कि क्या दोनों नेता एक साथ मिलकर आ सकते हैं और चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चंद्रशेखर आजाद खुद ही मायावती को बुआ कहते हैं, उनको खुद मायावती का भतीजा बताते रहे हैं। वो कहते हैं कि बुआ जो कहेंगे मैं वो कहूंगा, वो करूंगा, लेकिन राजनीति पर मेरा भी हक है और मुझे वो हक मिलना चाहिए। वो बीएसपी के साथ मिलकर राजनीति करना चाहते थे और बीएसपी को आगे ले जाना चाहते थे। लेकिन इसके परे मायावती ने चंद्रशेखर पर तीखे हमले किए, आकाश आनंद ने यह काम बखूबी आगे बढ़ाया और चंद्रशेखर को देखा गया कि वो बीजेपी के खिलाफ बोलते थे, कांग्रेस सपा के खिलाफ बोलते थे, लेकिन वो मायावती के नाम पर चुप्पी साध लेते थे। और इसी चुप्पी के बीच उन्होंने बीएसपी को लेकर एक जवाब तैयार किया और वो जवाब संसद पहुंचकर उन्होंने दिखा दिया और जवाब दे दिया। अगर वही दूसरी तरफ बात करें, इस बात की अटकलें तेज मानिए कि जिस बीएसपी पर बीजेपी की बी टीम होने का टैग है वो टैग चंद्रशेखर पर बिल्कुल भी नहीं है। और कांग्रेस सपा ने अगर साथ दिया तो कांग्रेस सपा के लिए मुश्किलें और आसान हो सकती हैं।
चंद्रशेखर के जरिए, यानी एक तीर से दो निशाने सपा और कांग्रेस कर सकती है, यानी बीएसपी के कोर वोटर्स पर निशाना साधा जा सकता है। हालांकि इसके पीछे वक्त और स्ट्रेटेजी दोनों लगेगी और चंद्रशेखर जैसे मुखर नेता को संभाल पाना बीजेपी, सपा, कांग्रेस, बसपा इन सभी के लिए आसान नहीं होने वाला है और इन सभी के लिए लोहे के चने चबाने बराबर साबित हो सकता है। हालांकि अब बसपा की कमान आकाश आनंद के हाथों में है और मायावती की इसके पीछे सोची समझी चाल भी है। बीएसपी को पूर्ण विश्वास है कि जो बीएसपी अभी धरातल पर दिखाई दे रही है, अगर चंद्रशेखर यूं ही आगे बढ़ते रहे तो कहीं धरातल में न घुस समा जाए। और मौजूदा समय को देखें तो आकाश आनंद के सिवा बीएसपी के पास कोई युवा और प्रभावी चेहरा तो सामने आता नहीं दिख रहा है जो चंद्रशेखर को इस दौरान पटखनी देने के काबिल हो। ऐसे में अब चंद्रशेखर के खिलाफ आकाश आनंद को उतारना बीएसपी की मजबूरी है या बीएसपी के लिए आकाश आनंद जरूरी है, या खुद निर्णय कर लीजिए। हालांकि चंद्रशेखर मीडिया समेत लोगों के लिए हमेशा अवेलेबल रहते हैं, तो वहीं मायावती जनता के बीच काफी कम देखी जाती है। वो मीडिया से मुखातिब काफी कम होती है। ऐसे में सोशल मीडिया के इस दौर में बीएसपी के लिए आकाश आनंद जैसा नेता जो प्रखर वक्ता है, मीडिया के लिए हमेशा अवेलेबल रहता है, लोगों की सुनता है, ऐसे नेता को लाना जरूरी भी था और मजबूरी भी थी बीएसपी की। यानी अगर सब कुछ नीतिगत चलता रहा तो आगामी दिनों में उत्तर प्रदेश में आकाश आनंद बनाम चंद्रशेखर की लड़ाई जरूर होती हुई दिखाई देगी। यानी उत्तर प्रदेश में दलितों का मसीहा या यूं कहें दलितों का नेता कौन बनेगा, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल मेरे इस खास वीडियो में इतना ही। और अगर आपने अभी तक हमारे इस प्यारे से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है तो हमारे बेहद स्पेशल है, कृपया करके इसको अपने आसपास जरूर सब्सक्राइब करवाइए लोगों से। और अच्छी जानकारी लगे तो प्लीज इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। कंटेंट पसंद आया हो तो शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिए। अपना खूब ख्याल रखें, अपने आसपास सफाई रखें, क्योंकि एक साफ सुथरा पर्यावरण ही हमें बेहतर और स्वस्थ जीवन दे सकता है। तो मिलते हैं किसी अन्य वीडियो पे, अन्य टॉपिक पर हम आपसे चर्चा करेंगे, अपनी बातें रखेंगे। क्या कुछ राजनीतिक गलियारों में कशमकश की स्थिति चल रही है, क्या कुछ राजनीतिक गलियारों में बातें चल रही हैं, हम आपके समक्ष रखेंगे। तब तक आप अपना खूब ख्याल रखिए, अपने आसपास सफाई रखिए, घर परिवार सुखी रखिए, देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।